Good morning, students. Now today we'll start this. There are three types of selection processes occurring in a natural and artificial population, and they are called the stabilizing, directional and disruptive. तो आपके जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है ना, वो तीन टाइप का है. फर्स्ट वन इज योर stabilizing selection. Operates when the phenotypic features coincide with the optimal environment condition and the competition is not severe, है ना. स्टेबलाइजिंग का मतलब है कि आपके जो फिनोटिपिक फीचर्स हैं ना, मतलब जो बॉडी के फीचर्स हैं, वो बाहर के एनवायरनमेंट के साथ आराम से कोप अप कर पा रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना. तो ये सीवियर नहीं होता है. इट अकर्स इन ऑल द पॉपुलेशन एंड टेंड टू एलिमिनेट द एक्सट्रीम्स फ्रॉम द पॉपुलेशन. तो ये सारी पॉपुलेशंस के साथ होता है, और जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती है ना, उसको हटाने में ये हेल्प करता है. ठीक है. Now, stabilizing population pressures not to promote the evolutionary changes but tend to maintain the phenotypic stability. अब ये देखिए, ये evolutionary change लाने में कोई help नहीं कर रहा है. Only ये phenotypic एक stability within the population and from generation to generation. तो stabilizing selection इसलिए जरूरी है कि phenotypic stability जो है वो generation to generation बना के रखता है. ठीक है. दूसरा है आपका directional selection. It operates in response to the gradual change in the environmental condition. आपका environment की condition जैसे जैसे change होती रहेगी, तो ये वाली चीजें भी, ये वाला टाइप का equilibrium या selection भी ऑपरेट करता रहेगा. नाउ इट ऑपरेट्स ऑन द रेंज ऑफ phenotypes existing within the population and exerts the selection pressure which moves the mean phenotype to the one phenotypic extreme. Once the main phenotype coincides with the new optimal environmental condition, stabilizing selection will take over. अच्छा, ये डायरेक्शनल वाला क्या है? डायरेक्शन का मतलब होता है कि एक डायरेक्शन की साइड शिफ्ट करना. तो डायरेक्शन की साइड शिफ्ट कब होगा? जब आपकी एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो गई ना. अगर तो चेंज होने में क्या होता है कि जो लिविंग पॉपुलेशन है अभी, वो क्या करती है, अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करती है अकॉर्डिंग टू दैट एनवायरमेंटल कंडीशन. मतलब जो नई कंडीशंस आई है ना, whatever the new conditions are there, तो जो present population है that will try to adapt to that new environment, और उस न्यू एनवायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए जो जो चेंजेस वो लाएगी वो तो आ गए उसकी बॉडी में. उसके बाद जो आपका ये वाला है ना स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, वो ऑपरेट करने लगता है. मतलब पहले डायरेक्शनल होगा, उसके बाद स्टेबलाइजिंग आएगा. क्योंकि डायरेक्शनल वाला अगर फिनोटिपिक चेंजेस, ये मतलब अलग है. स्टेबलाइजिंग का ये इन्होंने अलग से बताया हुआ है कि ये सिर्फ फिनोटाइप को मेंटेन करने के लिए है. और डायरेक्शनल वाला कैसा है ना, कि अगर एनवायरमेंट में चेंजेस आते हैं तो पहले डायरेक्शनल होता है. पहले जो पॉपुलेशन होती है वो अपने आप को एडजस्ट करती है एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में, और जब सेटल हो जाते हैं वो प्रॉपरली उस एनवायरमेंटल कंडीशन में, उसके बाद उसी पॉपुलेशन पे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन लगता है. मतलब उसके बाद वो सेटल हो जाते हैं और वो अपने फिनोटाइप को क्या करते हैं, एक ही जैसा रखते हैं. Now, stabilizing selection will take over. Now, this kind of selection brings about the evolutionary change. ये देखिए, ये evolutionary change लाएगा by producing a selection pressure which favors the increase in the frequency of the new alleles within the population. तो इससे नए alleles बनते हैं population में. Now, directional selection forms द बेसिस ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन. ये देखिए, ये आपका डायरेक्शनल सिलेक्शन जो है, ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एक बेस है, वेयर द सिलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ फिनोटाइप शोइंग डिजायरेबल ट्रेट्स इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ दोज फिनोटाइप विद इन द पॉपुलेशन, है ना. तो ये एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन है जहां पे क्या होते हैं कि सिर्फ डिजायरेबल ट्रेट्स को आप क्या करते हैं, नई पॉपुलेशन में लाने की कोशिश करते हैं. डिजायरेबल मतलब, और डिजायरेबल आप कब लाएंगे, जब आप आर्टिफिशियली कोई चीज क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो तभी जाके आप क्या कर पाएंगे, किसी नए फिनोटाइप को और डिजायर्ड चीजों को आप क्या करेंगे, एक पॉपुलेशन में ला पाएंगे. नाउ दिस डायरेक्शनल सिलेक्शन प्रोड्यूस अ रेगुलर चेंज इन अ जीन पूल ऑफ अ पॉपुलेशन इन वन डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू वन और द मोर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स. तो वो ये कह रहे हैं कि जो आपका डायरेक्शनल सिलेक्शन होता है ना, ये हमेशा क्या करता है, एक रेगुलर चेंज लाता रहता है जीन पूल में. क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि जीन पूल आप क्या करेंगे, कुछ ना कुछ छेड़ेंगे, तभी नया आर्टिफिशियल काम होगा. तो जीन पूल क्या होता है, इसमें रेगुलर चेंजेस होते रहते हैं ऑफ अ पॉपुलेशन इन वन डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू वन और मोर स्पेसिफिक कैरेक्टर. मतलब एक कैरेक्टर को लेके, या आप एक कैरेक्टर छेड़ेंगे उस पॉपुलेशन का, या कई बार बहुत सारे कैरेक्टर भी छेड़ सकते हैं, है ना. आपको बहुत सारे मैनिपुलेशन करने हैं
क्योंकि आप आर्टिफिशियली ग्रो कर रहे हैं तो हो सकता है बहुत सारी चीजें भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, है ना। और डायरेक्शन एक इसलिए क्योंकि आप उसको बेटर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज योर डायरेक्शनल वन। दूसरा है डिसरप्टिव, इज प्रोबेबली द रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन बट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट इन ब्रिंगिंग अबाउट द इवोल्यूशनरी चेंज। ये आपको बहुत कम देखने को मिलता है लेकिन ये इवोल्यूशनरी चेंजेस ला सकता है। फ्लक्चुएटिंग कंडीशन विद इन द एनवायरमेंट से एसोसिएटेड विद सीजन एंड क्लाइमेट may favor the presence of more than one phenotype within the population। जैसे आपके सीजन और क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं तो ये क्या करते हैं, दे मे फेवर द प्रेजेंस ऑफ मोर और वन फिनोटाइप विद इन द पॉपुलेशन। तो जो आपके चेंजेस आ रहे हैं एनवायरमेंट में, कई बार वो एक फिनोटाइप को, कई बार उससे ज्यादा को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। नाउ सिलेक्शन प्रेशर acting from within the population as a result of increased competition may push the phenotype away from the population mean towards the extreme of the population। ये क्या कह रहे हैं, कई बार सिलेक्शन प्रेशर जब ऑपरेट करता है ना तो पॉपुलेशन में क्या होता है कि कंपटीशन, इट इंक्रीजेस द कंपटीशन, और कंपटीशन इंक्रीज होगा तो इससे क्या होता है, जो फिनोटाइप होता है दैट इज इट रिजल्ट्स इन द पुश ऑफ फिनोटाइप अवे फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो फिनोटिपिक जो आप दिख रहे हैं बाहर से, उसको क्या करता है, पॉपुलेशन, मेन पॉपुलेशन से हटा देता है एंड टुवर्ड्स द एक्सट्रीम ऑफ द पॉपुलेशन। और एक्सट्रीम ऑफ द पॉपुलेशन मतलब उस पॉपुलेशन की जो एक्सट्रीम एंड है वहां तक उसको पहुंचा देता है, ठीक है। दिस कैन स्प्लिट द पॉपुलेशन इनटू टू सब पॉपुलेशन। एक्सट्रीम एंड का मतलब हुआ कि बिल्कुल एक आखिरी कोने वर्ज पे ले आया है उसको। अब आखिरी कोने पे ले आया तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां से दो नई स्पीशीज बननी है। अब आगे जाके कुछ हो ही नहीं पा रहा है ना, कोई चेंज नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, और बहुत सारा जो मेन पॉपुलेशन है उससे बहुत ज्यादा वेरिएशंस आ गए हैं। जो अब नई बनी हुई है वो जो बिल्कुल आखिरी कोने में आ गई है जो पॉपुलेशन, तो उसमें क्या हो गया, बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं ओरिजिनल पॉपुलेशन से। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो दो सब पॉपुलेशन में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इफ द जीन फ्लो बिटवीन द टू सब पॉपुलेशन इज प्रिवेंटेड ईच पॉपुलेशन में गिव राइज टू अ न्यू स्पीशीज। अगर हम ये क्या करें कि जीन फ्लो रुक जाए उन दो सब पॉपुलेशंस में तो हर एक पॉपुलेशन एक नई स्पीशीज को राइज कर सकती है, ठीक है। तो डिसरप्टिव जो होता है ये सिंपल है कि ये बहुत ही रेयर फॉर्म है सिलेक्शन का, और पर ये इवोल्यूशन लाने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये आपको ना यहाँ पे इन्होंने ग्राफ भी बनाए हुए, तीनों की तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देखिए ये ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे। नाउ ये आपकी सिंपल वाली थी। फर्स्ट वन इज रिप्रेजेंटिंग, फर्स्ट वन इज योर फिनोटिपिक, दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ अ नेचुरल सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स। पहला वाला देखिए फिनोटाइप फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। ये आपका ए वाला है, ये ए तो ये मेन वाला है, ए से निकलते हैं तीन, ठीक है। ये फिनोटाइप फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन है। अब नेचर कैसे कैसे सिलेक्ट कर रहा है, ए वाला जो बी वाला है ये है आपका डायग्राम स्टेबलाइजिंग का, जो हमने कहा था जो नॉर्मल रहता है, जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके फिनोटाइप्स क्या करते हैं, सेम ही रहते हैं। दूसरा वाला है आपका बी वाला, दिस इज डायरेक्शनल, जिसमें मैंने कहा था कि एक शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, ठीक है। तो एक डायरेक्शन की साइड शिफ्ट होना शुरू हो जाता है और उसके बाद स्टेबलाइजिंग आ जाता है, ठीक है। ये शिफ्ट हुआ और उसके बाद स्टेबल हो गया, है ना। और तीसरा वाला देखिए ये आपका डिसरप्टिव है, इसमें पॉपुलेशन देखिए दो पॉपुलेशंस में बंटने को रेडी हो रखी है, ठीक है। पहले ये देखिए टू पीक्स आर फॉर्म्ड, तो यहाँ पे क्या है, अब इनका ये अलग अलग स्पीशीज बनने को तैयार है। ये देखो अगर मैं यहाँ से मतलब अगर इनके जीन पूल में बार बार एक्सचेंज ना हो ना तो ये वाला जो पीक है मतलब ये पूरा नीचे छू लेगा और ये दो अलग अलग स्पीशीज बन जाएंगी। और क्योंकि इनमें जीन पूल क्या है, बार बार इधर उधर मिक्सिंग होती जा रही है, आते जाते जा रहे हैं, तो इन दोनों का रिलेशन जो है वो एक दूसरे से बना हुआ है अभी, दोनों पॉपुलेशंस का। भले ही वो दो पॉपुलेशन है लेकिन फिर भी बना हुआ है। Now there are some example of natural selection, ये आपने पढ़ा हुआ, ये आपने खुद ही पढ़ना है, मैं आपको सिर्फ बस हाइलाइट्स बता देती हूँ। इंडस्ट्रियल मिनालिज्म, दिस रिप्लेसमेंट ऑफ अ ग्रे कलर्ड मॉथ विद अ डार्क कलर्ड मिलानिक स्पीशीज ड्यू टू द इंडस्ट्रियल स्मोक इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल मिलानिज्म। ये मैंने आपको 10th में भी सारी स्टोरी सुनाई है, जिन लोगों ने सुनी होगी, नहीं सुनी है तो मैं एक और बार बता देती हूँ। दैट यहाँ पे क्या हुआ था, इट इज द वन वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ अ पेपर्ड मॉथ, ठीक है, पेपर्ड मॉथ। और इसका नाम देखिए, ये ब्रैकेट में मतलब साइंटिफिक नेम है इसका बिस्टन ब्यूटिलेरिया, तो ये इसका साइंटिफिक नेम है
अंडरगोइंग द नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन हुआ और नेचुरल सिलेक्शन इस तरीके से हुआ कि एक्चुअली पहले क्या था, एनवायरनमेंट जो था इट वाज फ्री फ्रॉम स्मोक एंड एवरीथिंग, है ना, कोई इंडस्ट्रीज नहीं थी। तो जो पहाड़ था, ये देखिए, मतलब पहाड़ हो या चट्टान हो, उसमें लाइकेंस लगे रहते थे। और लाइकेंस क्या होते हैं आपके, ये क्या बोलते हैं उसको, जैसे काई जैसी जमी रहती है ना, तो हल्की हल्की व्हाइटिश कलर की हो जाती है जब वो सूख जाती है। तो यहाँ पे क्या थी, ग्रे कलर की मॉथ्स जो थी वो बहुत रहती थी। अब ग्रे कलर वाली जो है वो इसमें छुप जाती थी, देखो दिखाई भी नहीं दे रही, यहीं छुपी हुई है। लेकिन ब्लैक वाली दिख रही है ना, तो बर्ड्स आती थी तो ब्लैक वाली को खा जाती थी। ये देखिए, ये ग्रे इन्होंने दिखाई हुई, ये ग्रे यहीं चिपकी हुई है, वो दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। ब्लैक वाली दिख रही है तो बर्ड ने आगे खाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन ने कैसे एक्ट किया है कि अचानक से बहुत सारी इंडस्ट्रीज बढ़ गई। अब जैसी इंडस्ट्रीज बढ़ती है ना, तो बहुत सारा धुआं वगैरह निकला पूरे एटमॉस्फेयर में और बहुत सारा स्मोक हो गया। स्मोक होने की वजह से जो दीवारें थी और पेड़ के जो बार्क थे ना, वो ब्लैक कलर के हो गए। अब ब्लैक कलर के होने से क्या हो गया, बैकग्राउंड बेस हो ब्लैक हो गया। तो यहाँ देखो, अब ये ब्लैक वाली जो है ना, ये यहाँ बैठी हुई है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। तो ये ब्लैक वाली जो है ना, ये छुपने लग गई, ठीक है। यहाँ पे ग्रे वाली हाइड हो पा रही थी लेकिन ब्लैक नहीं हो पा रही थी। यहाँ देखिए, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लैक वाली हाइड हो गई है लेकिन व्हाइट वाली दिखने लग गई। तो अब व्हाइट वाली को चिड़िया ने बार बार खाना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि ब्लैक वाली के जो मेंबर्स थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। पहले ब्लैक वाली बची नहीं थी, बस एक दो होती थी ये, और एक दो भी होती थी तो जैसी वो बैठती थी वो चिड़िया ऊपर से देख लेती थी, जैसे ही देखती थी उसको खा लेती थी। तो यहाँ ग्रे की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे इंडस्ट्रियल मिलान, मतलब इंडस्ट्रियल ये आया, क्या बोलते हैं, मिलानिज्म, मतलब इंडस्ट्री की वजह से ये सारा का सारा ब्लैक हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्लैक वाली तो छुप गई, अब व्हाइट वाली, ग्रे वाली दिखने लग गई तो चिड़िया ने इसको खाना शुरू कर दिया और उसकी वजह से क्या हुआ, ब्लैक ने रिप्रोडक्शन शुरू किया और उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ये है एक एग्जाम्पल जिसमें कि क्या हुआ, नेचर ने सिलेक्ट किया है, क्योंकि नेचर और एनवायरमेंटल कंडीशंस बदली, है ना, एटमॉस्फेयर की कंडीशन बदली और धुआं बहुत ज्यादा हो गया, तो उसकी वजह से ये सब हुआ। तो ये एक नेचुरल सिलेक्शन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार, मतलब हर बार, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन पेपर में ये रिपीट हुआ है, ठीक है। और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस ऑफ मॉस्किटो टू डीएनए, सिकल सेल एनीमिया, देन माइक्रोब्स टू एंटीबायोटिक्स, ठीक है। इसमें रेजिस्टेंस टू डीएनए ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, जो मैं पीछे अभी बोल रही थी कि क्या हुआ, पहले मॉस्किटोज को मारने के लिए ना डीडीटी डाला जाता था। तो डीडीटी डाला तो उससे क्या हुआ, ये देखिए पेस्टिसाइड लिखा हुआ है, ट्रेमेंडस सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग द मॉस्किटो पॉपुलेशन, बट नाउ दिस पेस्टिसाइड हैज बिकम इनइफेक्टिव। मतलब पहले डीडीटी डालते थे तो उससे क्या होता था, सारे मच्छर मर जाते थे, लेकिन अब ये इतनी ज्यादा इनइफेक्टिव हो गई है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा मच्छर को। तो फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? This can be best explained on the basis of a natural selection. In the original population of a mosquito, some individuals were resistant to DNA, but they had no advantage over the DDT sensitive mosquito. अब ये देखिए, कई मतलब जो म्यूटेशन मैं पीछे बता रही थी, है ना, तो म्यूटेशन हो गया उसके मस्कीटो में और वो DDT के लिए सेंसिटिव अब रहे ही नहीं। आप कितना भी डीडीटी डालो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उन्होंने अपनी बॉडी में ऐसा रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है कि डीडीटी आए भी तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। नाउ व्हेन डीडीटी वाज यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल, ओनली द रेजिस्टेंट जीनोटाइप वाज एबल टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन अ कोर्स ऑफ टाइम, thus only the DDT resistant population continue to exist. अब वो क्या कह रहे कि जब मतलब बहुत सारी डीडीटी स्प्रे किया गया तो जिन मस्कीटोज ने अपने अंदर डीडीटी रेजिस्टेंस नहीं डेवलप किया था वो सारे मस्कीटोज तो मर गए, ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर नहीं डेवलप हुआ था। अब जिनके अंदर डेवलप हुआ था वो बचे रह गए, है ना, जिनकी बॉडी में थोड़ा सा म्यूटेशन हुआ और उनके अंदर बचे रह गए, और उन्होंने अपने आप को डीडीटी के लिए रेजिस्टेंट बना लिया, तो उन्होंने ही आगे जाके रिप्रोड्यूस किया। अब रिप्रोड्यूस किया तो सारी पॉपुलेशन उन्हीं की जैसी हो गई और सारे मस्कीटोज जो थे वो डीडीटी रेजिस्टेंट हो गए, ठीक है। ये भी नेचुरल सिलेक्शन है। देन सिकल सेल एनीमिया। Sickle cell anemia is a genetic disorder caused by the variant form of the हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड सेल्स। जो हीमोग्लोबिन कैरियर होता है ना रेड ब्लड सेल्स में, वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। सिकल शेप का मतलब होता है जैसे दरांती के आपकी ना ये आरबीसीज कैसी होती हैं, ऐसी बाइकॉनकेव शेप की, है ना, जो वो वैसे आरबीसीज आपने देखी है ना 10th में जो बताया था मैंने, तो आरबीसीज जो है आपकी इस टाइप की होती हैं बाहर से, मतलब बाइकॉनकेव शेप की। अभी इसमें हीमोग्लोबिन कैरियर जो है और इसमें जो आपकी वो होती है ना आरबीसीज, ये सिकल शेप्ड हो जाती है, ठीक है। ऐसे जैसे दरांती का मुंह होता है ना, ऐसा शेप ना होके ऐसा हो जाता है उसका शेप,
Now the individual homozygous for this disorder die at an early age. तो जिन लोग जो होमोजाइगस समझ रहे होंगे शायद, होमोजाइगस मतलब जिसके पास क्या है, दोनों के दोनों जीन्स जो हैं एक जैसे हैं और दोनों सिकल सेल के हैं, है ना, तो वो आदमी तो मर ही जाता है इसमें बहुत जल्दी। लेकिन अगर हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस मतलब ये रिसेसिव कैरेक्टर है तो ये ज्यादा शो नहीं होगा, लेकिन वो बॉडी में तो प्रेजेंट है ना, तो हेट्रोजाइगस ऑल द ब्लड सेल्स विद अ वेरिएंट फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन बिकम सिकल शेप्ड एंड वर अनेबल टू बाइंड विद ऑक्सीजन एफिशिएंटली। अब देखिए ऐसा शेप होगा ना तो ऑक्सीजन के साथ नहीं बाइंड कर पाएगा, है ना, ऐसा होगा तो आपको बताया था हमने 10th में कि क्यों ऐसा वाला शेप क्या होता है, ज्यादा बेटर होता है टू कैरी द ऑक्सीजन, है ना, तो इसमें ऑक्सीजन आराम से कैरी हो जाता है क्योंकि इसमें स्पेस ज्यादा होता है, हीमोग्लोबिन ले जाता है। ऐसे में वो ले जा ही नहीं पाएगा तो ऑक्सीजन जो है एफिशिएंटली कैरी नहीं हो रही है। इवन देन द नेचुरल सिलेक्शन कुड नॉट एलिमिनेट दिस एबनॉर्मल एलील फ्रॉम द पॉपुलेशन। लेकिन फिर भी देखिए ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन नेचर ने इसको फिर भी एलिमिनेट नहीं किया है पॉपुलेशन से। दिस वेरिएंट इज ऑफन फाउंड इन अ ट्रॉपिकल अफ्रीका वेयर मलेरिया इज वेरी कॉमन। इस टाइप का वेरिएंट मतलब ऐसे जो लोग होते हैं ये अफ्रीका में मिलते हैं जहां पे मलेरिया बहुत कॉमन है, वहां पे बहुत मच्छर होते हैं और मलेरिया बहुत ज्यादा होता है। सिंस सिकल शेप्ड आरबीसी इफेक्टिवली किल्स द मलेरिया पैरासाइट, द इंडिविजुअल heterozygous for this variant is able to cope up with malaria infection much better than the normal person. अब जिस आदमी की सिकल शेप्ड की हो गई है उसकी आरबीसीज, तो वो कह रहे हैं कि ये क्या करता है ना, जो आपकी वो नहीं होती मस्कीटो का लाइफ साइकिल होता है, मस्कीटो का प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल आपने 11th में पढ़ा है ना, तो वो क्या करता है आरबीसीज के अंदर जाके रहता है। तो अभी आरबीसीज के अंदर कहाँ जाके रहेगा, वो तो सिकल शेप्ड हो गई है ना, तो वो कह रहे हैं कि जिसको सिकल शेप्ड एनीमिया होता है और वो हेट्रोजाइगस होमोजाइगस में तो मर जाएगा, ठीक है, वो सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो इसके अंदर क्या होता है, मलेरिया का पैरासाइट ग्रो ही नहीं कर पाता। जब ग्रो नहीं कर पाएगा तो ये लोग क्या होते हैं, मलेरिया के लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां अफ्रीका में क्या होता है, बहुत सारे मस्कीटोज होते हैं, मलेरिया होने के बार बार चांसेस होते हैं, तो ये लोग क्या होते हैं मलेरिया के लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जिनको हेट्रोजाइगस जो होते हैं सिकल शेप्ड एनीमिया के लिए। Now the natural selection thus maintains this variant from form of hemoglobin along with the normal hemoglobin. तो नेचुरल सिलेक्शन ने क्या किया है ना, देखिए अगर मैं कहूँ कि सारी ऐसी हो गई है तो तब तो नहीं बचेगा ना वो हेट्रोजाइगस, सॉरी होमोजाइगस। अभी हेट्रोजाइगस है तो उसके पास ये वाली भी है, ये वाली भी है, दोनों टाइप के ब्लड सेल्स हैं, तो ये वाली तो ऑक्सीजन कैरी कर रही है नॉर्मली और ये वाली क्या कर रही है, उसको मलेरिया पैरासाइट से बचा रही है। नाउ नेचुरल सिलेक्शन दस मेंटेन्स द वेरिएंट फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन अलोंग विद द नॉर्मल हीमोग्लोबिन इन अ मलेरिया प्रोन एरियाज। जहां पे मलेरिया ज्यादा होता है, ये वहां की बात हो रही है कि दोनों टाइप के वेरिएंट्स जो होते हैं ये वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। नाउ रेजिस्टेंस ऑफ अ माइक्रोब्स टू एंटीबायोटिक्स। Now resistance of a microbe to antibiotic has risen by the selection of resistant mutant. As with the type of insecticide resistance, some resistance to the antibiotic has evolved by switching on genes to control the production of antibiotic splitting enzymes. अब आपके ना कई सारे ऐसे रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रोब्स, कई सारे माइक्रोब्स ऐसे हो गए हैं जो कि बहुत रेजिस्टेंट हो गए हैं एंटीबायोटिक्स के लिए, क्योंकि बहुत सारी एंटीबायोटिक्स यूज हो रही है उनको मारने के लिए, तो यूज हो रही है तो वो क्या करते हैं ना, अपने आप को क्या कर रहे हैं, वो बचाने के लिए एंटीबायोटिक स्प्लिटिंग एंजाइम्स, उन्होंने अपनी बॉडी में जो माइक्रोब्स हैं, मतलब जो बैक्टीरिया वगैरह है ना, वो क्या करते हैं, आप पहले देखते होंगे कि जब पेशेंट होता था ना कोई और अगर एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ रही है, उसको इन्फेक्शन हो गया, तो वो पहले एंटीबायोटिक की अगर सिर्फ 3 दिन की डोज खाते थे, दवाई खाते थे, तो वो ठीक हो जाते थे। लेकिन अब आप देखेंगे ना तो 3 दिन के बजाय 6 दिन की और कई बार 9 डेज की भी दवाइयां खानी पड़ रही हैं और तब जाके इन्फेक्शन ठीक हो रहा है। तो इन्फेक्शन ठीक क्यों हो रहा है इतनी लेट में, उसका ये रीजन है कि काफी सारे बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में आते हैं ना, उन्होंने अपने आप को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बना लिया है ना, वो एंटीबायोटिक से इतनी जल्दी मर ही नहीं रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपनी बॉडी में प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए ये एंटीबायोटिक स्प्लिटिंग एंजाइम्स। जो बैक्टीरिया है उन्होंने अपनी बॉडी में ये एंटीबायोटिक स्प्लिटिंग एंजाइम्स बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसे एंजाइम्स बनेंगे तो क्या होगा, एंटीबायोटिक टूट जाएगी तो क्या होगा, फिर वो इफेक्ट नहीं शो करेगी और बैक्टीरिया किल नहीं होगा। तो इसलिए हमें लंबे टाइम पीरियड तक और कई बार बहुत एडवांस जो आपके एंटीबायोटिक हैं उनका भी यूज करना पड़ रहा है और तब जाके इन्फेक्शन खत्म हो रहा है।
ठीक है। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स थे जिसमें कि नेचुरल सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा कि नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचर खुद ही सिलेक्ट कर रहा है। आप ये देखिए इन सारी चीजों ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, जो भी नया एनवायरनमेंट चेंज हुआ है इनके लिए उन्होंने उसको अपने आप को उसके हिसाब से अडेप्ट कर लिया है और उसकी वजह से उनका सर्वाइवल भी हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स, दिस कम इन एग्जाम, सो यू हैव टू डिस्कस एवरीथिंग। यहाँ पे है ना, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। Now, natural versus artificial selection, this I'll take in my next video or in the live class only. So this one is left, adaptation बचा है। adaptation में important आपका ये वाला है, ये देखिए genetic basis of adaptation, लीडर बग रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट, ये मैं आपको बता दूंगी कैसे कैसे करना है। बाकी उसके अलावा इतना ज्यादा नहीं है, तो विल गो फॉर दिस वेरी फास्ट। नाउ थैंक यू फॉर नाउ, प्लीज गो थ्रू द टेक्स्ट। ओके, थैंक यू।